गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। आज हम बात करेंगे अमेरिका की संघीय कार्यपालिका की। मैंने पहले जब अमेरिका के संविधान की विशेषताएं बताई थी, उस टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की वैसे कई सारी विशेषताएं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेवेंट एक विशेषता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होता है। और अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, तो वहाँ पर भी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही है, वो है अमेरिका का प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट की योग्यता है, इनके बारे में, कार्यकाल के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने प्रेसिडेंट के पद को या राष्ट्रपति को इतना शक्तिशाली बनाना नहीं चाहता जितना अभी की परिस्थितियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्तिशाली बना दिया है। हालांकि ये सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है, विश्व के हर देश की कार्यपालिका दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही है वहाँ की। मैं ये कहूँ कि व्यवस्थापिका के कंपैरिजन में, और वही स्थिति लगभग अमेरिका की है। अमेरिका ने हालांकि शक्ति विभाजन को अपनाया है, लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली कहीं पर भी ये घोषणा नहीं की है, ऑफिशियली संविधान में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि अमेरिका ने शक्ति विभाजन को अपनाया है। लेकिन अमेरिका के जो संविधान के जो शुरू के 3 अनुच्छेद हैं, वो वहाँ पर शक्ति विभाजन को साफ तौर से दर्शाते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 है, वो बात करता है कि संघ की समस्त व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ की कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका में निहित होगी। दूसरा अनुच्छेद है, वो ये बताता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। तीसरा अनुच्छेद जिक्र करता है कि न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में होगी, जिन्हें समय समय पर कांग्रेस स्थापित करती है। मतलब अमेरिका ने ये उद्घोषणा नहीं की है कि हम शक्ति विभाजन को अपना रहे हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाएंगे, लेकिन अमेरिका के संविधान के जो 3 अनुच्छेद हैं ये बताते हैं कि अमेरिका ने शक्ति विभाजन को अपनाया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सा नागरिक या कौन व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए पहली योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब या तो उम्र 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से प्लस हो। 35 वर्ष से कम आयु वाला नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी विशेषता है कि वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है। तीसरी विशेषता है कि वो अमेरिका में 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो या 14 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जैसे अमेरिका का नागरिक है और वो इटली में काम कर रहा है कई सालों से, 20-25 सालों से, मतलब 14 साल से ज़्यादा टाइम से वो इटली में काम कर रहा है, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि जैसे अपने यहाँ NRI होते हैं, उस हिसाब का कोई व्यक्ति या उस तरीके का कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र वहाँ के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। हालांकि पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक व्यक्ति संविधान के अनुसार एक नागरिक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितनी भी बार लड़ सकता है, लेकिन परंपरा के अकॉर्डिंग अमेरिका का कोई नागरिक तीसरी बार उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकता। ये एक परंपरा है। संविधान में जो मूल संविधान है उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है। जैसे अमेरिका का जो फर्स्ट राष्ट्रपति हुआ था
उन्होंने दूसरा चुनाव नहीं लड़ा। फिर जैसे जेफरसन, मेडिसन, मुनरो, जेम्स मुनरो, जैक्सन, ये ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जो अगर तीसरी बार भी अपनी उम्मीदवारी पेश करते या तीसरी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो शायद ये जीत जाते, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा। जो वॉशिंगटन ने, जो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने जो परंपरा बनाई थी कि एक व्यक्ति बस 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसको आगे मेंटेन किया गया था। हालांकि रूजवेल्ट ने कोशिश की थी तीसरी बार, चौथी बार अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की, लेकिन रूजवेल्ट इसमें सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1951 में संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में इस संशोधन द्वारा ये बात निश्चित कर दी गई, ये जो 22वां संशोधन था, इसके बाद में ये बात निश्चित कर दी गई कि अमेरिका का कोई भी उम्मीदवार या तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल अलाउ नहीं होगा। मतलब एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 8 वर्ष तक रह सकता है, 2 टर्म पूरी कर सकता है, 4 और 4, लेकिन फिर भी अधिकतम जो सीमा है वो 10 वर्ष तक है। वो 10 वर्ष तक ऐसे हो सकती है जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर है, वो उपराष्ट्रपति पद पर है, उस टाइम किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया जाएगा, जैसा कि रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन ने किया था या जो जॉर्ज केनेडी के निधन पर जॉनसन ने किया था। उसके बाद में वो स्वयं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और अपनी 2 टर्म पूरी कर सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वो उसने राष्ट्रपति का पद धारण किया, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, और उसके बाद में वो 2 टर्म तक राष्ट्रपति के पद पर और रह सकता है। ऐसे करके अधिकतम 10 वर्ष तक ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, 10 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अमेरिका ने जो सेपरेशन ऑफ पावर अपनाया है, जो शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों के विभाजन को सिद्धांत को अपनाया है, उसके द्वारा अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के सिटीजन द्वारा किया जाता है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं होता। जैसे अपन ने संसदात्मक कार्यपालिका अपनाई है, संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, तो अपने यहाँ क्या होता है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री है, वो व्यवस्थापिका का भी सदस्य होता है। जो मंत्री है वो भी व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। लेकिन अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण को अपनाने के कारण यह व्यवस्था अमेरिका में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति का वहाँ की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और उसके बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति अलग अलग विभागों के लिए अपनी मर्जी से मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। न तो राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य होता है, न ही मंत्री कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही मंत्री और राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि संतुलन, बैलेंस बनाए रखने के कारण कई प्रावधान ऐसे किए हैं कि जिससे कांग्रेस और कार्यपालिका का या कांग्रेस और राष्ट्रपति का आपस में लिंक बना रहे, कि जैसे जो राष्ट्रपति को बजट है वो कांग्रेस से पास करवाना होगा। इसी तरह राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस में महाभियोग भी लाया जा सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण संभव नहीं होने के कारण आपस में हर अंग द्वारा, सरकार के शासन के प्रत्येक अंग द्वारा आपस में बैलेंस भी बनाया गया है शक्ति पृथक्करण के साथ साथ। धन्यवाद।